आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मीरा की है। अगर उस दिन मीरा ने उस बुढ़िया की बात सुन ली होती और उस श्रापित नदी से पानी नहीं पी होती तो शायद आज वो हमारे बीच जिंदा होती। तो एक दिन मीरा शादी करके भैरवपुर गांव में रहने के लिए जाती है। मीरा जयपुर राजस्थान की रहने वाली लड़की थी और उसके घर में उसके माता और पिता थे। मीरा की माँ को दिल की बीमारी थी और उसके पापा जो थे वो कुछ कमाते नहीं थे, वो केवल घर पर रहकर अपनी वाइफ का ख्याल रखते थे। और मीरा जो थी वो अकेला केवल कमाने वाली थी। वो एक सरकारी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी। और कुछ दिन बाद ही अचानक मीरा के पापा का देहांत हो जाता है। अब मीरा को समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो अकेले कमाने वाली थी और उसकी माँ का ख्याल रखेगा तो कौन रखेगा। तभी कुछ दिन बीता ही होता है, तभी उसे एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है, वो भी अपने पास के गांव भैरवपुर गांव से। और वो जो लड़का था वो एक सरकारी टीचर था। और इस रिश्ते की सबसे अच्छी बात क्या थी जिस वजह से मीरा ने उसके हाँ कर दिया था, कि वो टीचर जो था वो तैयार था मीरा को और उसकी माँ को अपने साथ रखने के लिए भैरवपुर गांव में। तो मीरा सोचती कि ये बहुत अच्छा रहेगा, मैं अपनी माँ का भी ख्याल रख पाऊंगी और मुझे भी काम पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सोचकर मीरा शादी कर लेती है और वो अपनी माँ को लेकर भैरवपुर गांव में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन ये मीरा का सबसे गलत डिसीजन था। तो शादी करके मीरा आराम से भैरवपुर गांव में सेटल हो जाती है अपने पति के घर पे। वो अपना रोजमर्रे की तरह काम करती है, खाना बनाती है, अपने पति का भी खूब ख्याल रखती है और अपनी माँ का भी काफी अच्छे से ख्याल रखती है। और मीरा काफी खुश थी। और तकरीबन शादी के 12 दिन बीते ही होते हैं, अचानक एक दिन उसके घर में सुबह से ना लाइट नहीं आया होता है, जिस वजह से दोपहर का समय तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उसे ना काफी प्यास लगने लगता है। अब टंकी में पानी नहीं था और गर्मी, मतलब राजस्थान की गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना किसी अड़ोस पड़ोस में किसी के पास जाकर ना पानी मांग लेती हूँ और मैं भी पानी पी लूंगी और अपनी माँ को भी पानी पिला दूंगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि यार अगर मैं अगल बगल में किसी से मांगने जाऊं तो एक तो मैं नई नवेली दुल्हन हूँ और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसे ध्यान आता है कि जिस दिन वो शादी करके इस गाँव में इस घर पे आ रही थी तो उसने ना एक नदी देखी थी जो उसके घर के पास ही बह रहा था। तो वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं ना ये मटका लेकर जाती हूँ, उसी नदी में मैं भी पानी पी लूंगी और अपनी माँ के लिए भी ना उस मटके में पानी भरकर ले आऊंगी। तो ये सोचकर ना मीरा मटका लेके उस नदी के पास पहुंच जाती है और मीरा उस नदी से ना पानी पीने लगती है। जब वो पानी पी रही होती है ना, तभी एक बुढ़िया वहां से ना गुजर रही होती है और वो मीरा को देख के जोर से चिल्लाती है, क्या कर रही है, यहाँ पानी मत पीना, यहाँ पानी मत पीना, गलत है, पानी मत पीना। अब मीरा सोचती है कि मैंने पानी तो पी लिया, अभी ये बुढ़िया बोल क्यों रही है, क्या पता हो सकता है कुछ पागल वागल हो गए, छोड़ो। तो वो मटके में अपनी माँ के लिए पानी भरती है और अपने घर चुपचाप चली जाती है। फिर वो अपनी माँ को आराम से पानी पिलाती है और कुछ देर बाद उसके घर में लाइट आ जाता है। तो फिर वो मोटर से अपना टंकी भर लेती है और अपना जो बेसिक काम होता है डेली का काम वो अपना करने लग जाती है। फिर काम उम खत्म करके अपनी माँ को रात का खाना खिलाती है, खुद खाना खाती है और सो जाती है। एक्चुअली में उस दिन उसके हस्बैंड उसके घर पे नहीं थे, क्योंकि उन दिनों इलेक्शन चल रहा था और उसके जो पति थे वो उस गांव से बाहर गए हुए थे इलेक्शन ड्यूटी की वजह से। तो खाना खाने के बाद मीरा आराम से सो रही थी। तकरीबन बीच रात में ना उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका ना शरीर थोड़ा गर्म सा है, उसके शरीर पे ना काफी वजन महसूस हो रहा है, थोड़ा अजीब सी फीलिंग थी, जिस वजह से ना उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। तो मीरा की नींद खुल जाती है। तो मीरा सोचती है कि एक काम करती हूँ, उठ के देख लेती हूँ कि माँ क्या कर रही है, माँ ठीक तो है, और मैं भी थोड़ा मुंह पे पानी मार लेती हूँ, पता नहीं क्या होगा, शायद मेरी ना तबीयत हल्का खराब हो गई। तो वो जैसे ही ना बिस्तर से उठती है तो उसे ना अपना परछाई दिखाई देता है और उस परछाई में ना ऐसा लगता है उसे कि उसके ना कंधे पर कोई इंसान बैठा हुआ है। अब मीरा दंग हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करूं। तो फिर वो ना उसके रूम में एक ड्रेसिंग टेबल होता है, उसके पास खड़ी हो जाती है और वहां पे ना मिरर में अपने आप को देखने चली जाती है। जब वो मिरर में देखती है ना तो वो देखती है कि उसके कंधे पर ना एक आदमी बैठा हुआ है और वो मीरा को देख के ना मुस्कुरा रहा है। अब मीरा बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ माँ। तो मीरा की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और अपनी माँ को देखकर मीरा बोलने लगती है कि माँ, मैंने अभी अपने कंधे पर ना एक आदमी को बैठा हुआ देखा था। तो बोलते बैठा हुआ देखा था, कहाँ देखा? बोलते मैं शीशे के सामने खड़ी थी और मैंने देखा कि ना एक आदमी मेरे कंधे के ऊपर बैठा है और वो मुस्कुरा रहा है। तो उसकी माँ बोलती है कि कहाँ है, आ जाओ। तो वो भी मीरा को लेके ना उस आईने के पास खड़ी हो जाती है। लेकिन
तब मीरा को वो आदमी दिखाई नहीं देता, ना उसकी माँ को कोई आदमी दिखाई देता है। तो मीरा की माँ जब मीरा का शरीर छूती है ना, तो वो देखती है कि मीरा का जो शरीर है ना वो काफ़ी गर्म है, वो काफ़ी तप रहा था। तो मीरा की माँ को लगता है कि शायद इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से कुछ उल्टा फुल्टा सोच रही होगी। तो एक काम करती है, उसको मैं सुला देती हूँ। तो फिर वो मीरा को फोर्स कर सुला देती है। और जैसे ही सुबह होता है, मीरा की माँ वैद्य जी के पास चली जाती है ताकि उसको ले आए और वो कुछ दवाई दे दे मीरा को और मीरा की तबीयत ठीक हो जाए। अब क्योंकि मीरा उस टाइम नया नया शादी हुआ था, तो गांव वालों को भी पता चल जाता है। तो जो अगल बगल की औरतें होती है ना, वो भी उसको देखने के लिए उसके घर आ जाती है। तो जब वैद्य जी उसका जांच पड़ताल करता है, उसका तबीयत चेक करता है, तो वो ना कुछ उसके दवाई लिखता है। और तभी इन औरतों के बीच में ना वो औरत भी होती है, वो बुढ़िया होती है, जिसने पिछले दिन मीरा को उस नदी से पानी पीते हुए देख लिया था। तो वो वैद्य जी को बोलता है कि वैद्य जी, ये दवाई से ठीक होने वाली बीमारी ना है, इस औरत ने कल उस नदी से पानी पी लिया। तो वैद्य जी बोलता है कौन सा, वो श्रापित वाला नदी? तो बोलता है हाँ जी, ये वो श्रापित वाला नदी है। तो वैद्य जी उसे बोलता है कि आपको पता नहीं है क्या, उस नदी में पानी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली जो नई नवेली दुल्हन है ना, उससे पानी नहीं पीना चाहिए। तो मीरा और उसकी माँ पूछते क्यों वैद्य जी, ऐसा क्यों? फिर वैद्य उस श्रापित नदी का कहानी बताता है। तो वैद्य जी बताते हैं कि आज से 32 साल पहले इस गांव में एक विजेंद्र नाम का लड़का रहा करता था और वो बौना था और उसे ना एक लड़की से काफी प्रेम हो गया था। और जिस वजह से ना वो उस लड़की को छुप छुप कर देखता था। उसे देखकर ना विजेंद्र काफी खुश रहता था। और जब भी वो लड़की किसी सिचुएशन में फंस जाती थी ना, तो विजेंद्र कैसे ना कैसे करके उसे उस सिचुएशन से निकाल देता था। हालांकि वो कभी भी ना उस लड़की के सामने नहीं आता था, क्योंकि शायद उसे शर्म बहुत आती थी। तो ऐसे ही करते करते ना तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने बीत गए और अचानक एक दिन विजेंद्र को पता चलता है कि उस लड़की की ना शादी तय हो गई है। तो विजेंद्र सोचता है कि यार अब लेट ना हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना उस लड़की को अपना ना प्यार का इजहार कर देता हूँ। और उन दिनों ना भैरवपुर गांव में मेला लगा होता है। तो वो सोचता है कि यार ये ना अब सही मौका है, मैं मेले में ही ना मौका देखकर उस लड़की को अपना प्यार का इजहार कर दूंगा। विजेंद्र जो है वो करता भी ऐसा है। जैसे उसे मौका मिलता है, उसने ना उस लड़की को बता देता है कि जी मैं तुम्हें 3 साढ़े 3 महीने से देख रहा हूँ, मुझे ना तुमसे बहुत प्यार है, प्लीज मेरे से शादी कर लो। लड़की इस बात को सुनकर ही ना उसका बेइज्जती करने लग जाती है। बोलते तू तो बौना है, तू तो काला है, तेरे से कौन शादी करेगा। उसे ना काफी जलील कर देती है और काफी जोर जोर से चिल्ला कर, जिस वजह से ना विजेंद्र को काफी बेइज्जती महसूस होता है। उसे लगता है कि अब मैं गांव वालों के सामने किस मुंह से आऊंगा, सबने मेरी बेइज्जती देख ली। जिस वजह से ना वो शर्म से उसी नदी में कूदकर जान दे देता है। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से जब भी कोई नई नवेली दुल्हन उस नदी में पानी पीने जाती है ना, वो उसके साथ चिपक जाता है और उसका जान लेकर ही मानता है। फिर वैद्य बोलता है कि ठीक है, इसमें इतना ना घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए आज दवाई लिख दिया है, तुम आज दवाई खा लो। अगर आज तुम्हारा शरीर ठीक नहीं होता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो कल सुबह ही ना तांत्रिक के पास चले जाना। और ये बोलकर ना वैद्य वहां से चला जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मीरा कल सुबह का सूरज देखने वाली है कि नहीं। तो सभी लोगों के जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के लिए खाना बनाने लगती है, उसे खाना खिलाती है, उसे दवाई खिलाती है और दोपहर में सुला देती है। सेम वही चीज वो रात को भी करती है, उसे रात को खाना खिलाती है, दवाई खिलाती है और सुला देती है। तभी तकरीबन रात के 1 बजे मीरा की आंख खुलती है, क्योंकि उसे अब ना सांस लेने में काफी तकलीफ महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर भी काफी तप रहा है और इस बार उसके शरीर पे ना वजन भी ज्यादा उसे महसूस हो रहा है। तभी उसे अचानक दीवार पे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो बौना आदमी उसके कंधे पर नहीं था, उसके छाती पर बैठा हुआ है और वो उसका गर्दन दबा रहा है और वो धीरे धीरे उसके गर्दन पे ना अपना पंजा कस रहा है। तभी सुबह हो जाती है। मीरा की माँ मीरा के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। फिर वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन मीरा की कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर वो बगल में जाकर लोगों को बुलाती है। तभी गांव के कई सारे लोग आ जाते हैं और वो ना दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो ना दरवाजे के अंदर घुसते हैं ना और कमरे में देखते हैं कि मीरा जो है वो अब जिंदा नहीं है। उसके गर्दन में ना किसी छोटे इंसान के ना पंजे के निशान पड़े हुए हैं। तभी गांव की सभी औरतें चिल्लाने लग जाती कि बौना ले गया, बौना दुल्हनिया ले गया। इस इंसिडेंट के बाद कोई भी इंसान या कोई भी औरत उस नदी में पानी पीने नहीं गई और इतने साल बीतने के बाद सुना है कि अब वो नदी भी काफी सूख गया है।
थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने मुझे अगर यहाँ तक सुना, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।